हाँ जी, राधे राधे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज का सेशन, जो कि हिंदी का सेशन है हमारा, जो रहने वाला होगा संधि का सेशन। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस लगाई हैं तो आपको पता होगा कि हमने पहला जो सेशन लिया था हिंदी में वो किया था सर्वनाम का। फिर हमने कल वर्ण जो उच्चारण स्थान है वो भी देखे थे, ठीक है। सर्वनाम भी देख लिया है। आज जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो रहेगा संधि का टॉपिक, ठीक है। तो शुरू करते हैं संधि। संधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला होता है हिंदी के लिए। जिन जिन एग्जाम में हमारे हिंदी आती है वहाँ उस पोर्शन में संधि को जरूर डाला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ संधि, संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है भाई योग होना, जुड़ जाना। संधि के जो भाग हैं वो तीन होते हैं। संधि को तीन भाग में बांटा जाता है। कौन कौन से तीन भाग हैं? पहला भाग होता है संधि का भाई स्वर संधि। संधि का पहला भाग होता है स्वर संधि। स्वर संधि। संधि का दूसरा भाग होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और जो तीसरा भाग होता है संधि का वो होता है भाई विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो हमारे पास हिंदी में ये तीन तरह की संधियां होती हैं। तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे हम। आज जिस संधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी है स्वर संधि। तो आज स्वर संधि को पढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि देखो, स्वर संधि में जो संधि होगी यानी कि योग होगा वो किसके बीच होगा भाई? स्वरों के बीच। स्वर कौन कौन से हैं? स्वर 11 होते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में स्वर हमारे पास 11 होते हैं। अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अब स्वर संधि की अगर मैं बात करूं, इसमें जो भाग, इसको भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि के हमारे पास 5 भाग होते हैं। सबसे जो पहला भाग होता है उसका नाम होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। पहले इसके नाम लिख लेते हैं, फिर इन भागों को डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो पहला भाग है हमारे पास भाई दीर्घ संधि। दूसरा भाग होता है हमारे पास यण संधि। इनकी सीक्वेंस जरूरी नहीं है, इनकी सीक्वेंस नहीं पूछी जाती, आगे पीछे कर सकते हैं इनको। दूसरा जो भाग है हमारे पास वो होता है यण संधि का। यण संधि। बात कर लेते हैं तीसरी स्वर संधि की। तीसरी स्वर संधि होती है हमारे पास गुण संधि। गुण संधि। वैसे तो मैंने आपको बताया कि इसकी सीक्वेंस को ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन हमेशा वृद्धि संधि से पहले गुण संधि को पढ़ा जाता है, ठीक है। अगली संधि हमारे पास रहेगी गुण के बाद वृद्धि संधि पढ़ते हैं हम लोग। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और जो लास्ट रहने वाली होगी अंतिम, वो रहेगी हमारे पास अयादि संधि। अयादि संधि। अब आप लोग क्या करें, स्वर संधि के इन 5 भागों के नाम लिख ले, फिर डिटेल में पढ़ते हैं इसको। हाँ जी, देख लिया होगा आपने, लिख लिया होगा। अब बात करेंगे इस दीर्घ संधि की, ठीक है। तो सबसे पहले दीर्घ संधि पे बात करेंगे। दीर्घ संधि। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा
कि दीर्घ में कौन कौन से स्वर आते हैं। अगर बात दीर्घ स्वरों की करें तो 4 स्वर दीर्घ होते हैं। कौन कौन से? आ स्वर क्या है हमारे पास? दीर्घ स्वर है। ई क्या है? बड़े वाला दीर्घ स्वर है। ऊ हमारे पास दीर्घ स्वर है। और एक दीर्घ होता है रिकार, ये बड़ा री होता है। 2 तरह के री होते हैं, छोटा और बड़ा। ये जो 4 स्वर है ना उन 11 में से, बस यही 4 दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो दीर्घ संधि में इन्हीं का चारों का रोल है, इसके अलावा और किसी स्वर का रोल नहीं है इसमें। ठीक है, अब आपको पता है संधि कब होती है। संधि में ये वाला निशान आता है हमारे पास, यहां पर होता है पूर्व पद। इसको पहला पद बोला जाता है, पूर्व पद, पहला भाग। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई उत्तर पद। उत्तर पद बाद वाला भाग। ठीक है, जो संधि होती है हमेशा इस प्लस के साइन से जस्ट पहले वाले स्वर के साथ और इस प्लस के निशान के एकदम बाद वाले स्वर के बीच में संधि होती है हमेशा। ठीक है, तो यहां पर जो स्वर रहने वाले होंगे उन दोनों में क्या होगा? संधि होगी, कुछ चेंज होगा। चेंज होने के बाद एक नया स्वर हमारे सामने होगा और यहाँ पर जो नया स्वर हमारे सामने आएगा ना वो दीर्घ कहलाएगा। और वो जो यहाँ आएगा वो इन चारों में से ही कोई एक होगा। या तो यहाँ आ आएगा बड़े वाला, या फिर यहाँ ये बड़े वाला ई आएगा संधि होने के बाद, या फिर यहाँ पर बड़ा ऊ आएगा, या फिर यहाँ पर ये बड़े वाला रिकार आने वाला होगा। ठीक है, अब इस दीर्घ संधि के कुछ नियम हैं। क्या नियम है वो मैं आपको समझाती हूँ। इसको मैं क्या कर रही हूँ, अभी नीचे से इरेज कर दूँ। ये देख लिया होगा शायद आप लोगों ने। देखो, मैंने आपको समझा दिया कि प्लस के साइन से जो पहले वाला स्वर होता है ना उसके साथ प्लस के साइन के बाद वाले स्वर में संधि होकर के चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं। वो बदलाव इन चारों में से एक होंगे अगर हमारे पास संधि दीर्घ चल रही है। अब आ जो है ये आ दीर्घ स्वर कब आएगा उसको समझिए। अगर पूर्व पद में प्लस से पहले हमारे पास छोटा अ है और प्लस के एकदम बाद भी छोटा अ है, छोटा है या बड़ा है बात सेम रहने वाली होगी वैसे, लेकिन मैं अलग अलग ही बताऊंगी आपको। देखो, पूर्व पद में छोटा अ रहे और उत्तर पद में भी छोटा अ रहे तो ये दोनों अ हट जाते हैं अपने स्थान से और अपनी जगह पर क्या कर देते हैं भाई? दीर्घ आ कर देते हैं, क्योंकि संधि का नाम ही क्या है? दीर्घ। तो संधि होने के बाद जो होगा वो क्या होगा? दीर्घ होगा। अब दूसरी स्थिति क्या होगी? पूर्व पद में अगर आ है बड़े वाला, ठीक है, और उत्तर पद में भी क्या है? बड़े वाला आ है, तब भी इन दोनों को अपने स्थान से हट जाना है और इनकी जगह पर क्या हो जाएगा? ये दीर्घ आ हो जाएगा। ऐसी ही स्थिति तब होगी अगर पूर्व पद में अ छोटा है, उत्तर पद में आ बड़ा है, तब भी दोनों के स्थान पर जो होने वाला होगा वो क्या होगा? बड़ा आ। अगर पूर्व पद में हमारे पास आ है बड़े वाला और उत्तर पद में अ कैसा है? छोटे वाला है, तब भी दोनों के स्थान पर क्या होने वाला होगा? बड़े वाला आ होगा। ठीक है, यही सेम स्थितियां बिल्कुल ई में भी रहेंगी, ऊ में भी रहेंगी और री में भी रहेंगी। मैं इनको अलग अलग थोड़ा सा लिख देती हूँ। ठीक है, पूर्व पद में ऊ छोटा हो, उत्तर पद में भी ऊ छोटा हो, लेकिन दोनों के स्थान पर बनने वाला जो ऊ है वो हमेशा दीर्घ रहेगा क्योंकि संधि दीर्घ है। अगर ऊ दोनों ही तरफ बड़ा है, पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी, तब भी दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हमारा रहने वाला होगा। पूर्व पद में ऊ छोटा है, उत्तर पद में ऊ बड़ा है, तब भी दीर्घ ऊ रहेगा। और ये चेंज हो जाए चाहे स्थिति हमारी, तब भी जो ऊ है हमारे पास वो बड़ा रहेगा। यही स्थितियां ई के साथ रहेंगी और यही स्थिति री के साथ भी रहेंगी। ई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन इनको सजातीय कहा जाता है। सजातीय, जिस जाति का ई है उसी जाति का दीर्घ ईकार भी है। सजातीय स्वर अगर आमने सामने होते हैं ना
तो वो हट जाते हैं अपने स्थान से और अपनी जगह किसको रख देते हैं, अपनी ही जाति के दीर्घ स्वर को रख देते हैं वहां। तो ये स्थिति मैं दोबारा बना के नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट में समझा देती हूँ, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ई सजातीय को देखेंगे तो दोनों अपनी जगह से हट जाएंगे और अपनी जगह एक अपनी जाति का दीर्घ करवा देंगे। यही सेम स्थिति जो है री के साथ रहने वाली होगी। री चाहे छोटा हो पूर्व पद में चाहे बड़ा हो, उत्तर पद में भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो क्या करेंगे, एक बार अपने स्थान से हट जाएंगे और अपनी जगह अपनी ही जाति का क्या कर देंगे, दीर्घ रिकार कर देते हैं। तो इसको आप समझो, फिर एग्जाम्पल करते हैं इसके। हाँ जी, देख लिया होगा आपने, अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखो, हमने दीर्घ संधि में देखा पहले कि पूर्व पद में अगर हमारे पास ह्रस्व अ हो चाहे दीर्घ आ हो और उत्तर पद में ही सजातीय स्वर मिले, सजातीय का मतलब अ और आ के जैसा ही इधर हो, चाहे तो अ हो और चाहे आ हो, ये क्या करते हैं, दोनों अपना अपना स्थान छोड़ देते हैं और अपनी जगह पर अपना ही क्या कर देते हैं, बड़ा स्वर कर देते हैं, मतलब आ कर देते हैं। यही कंडीशन, यही स्थिति ई में रहेगी, यही स्थिति ऊ में रहेगी और यही स्थिति हमारे पास री में रहने वाली होगी। अब इनको आप लोग उदाहरण से बेहतरीन समझ पाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लिखती हूं, हिम शब्द है और जमा में क्या है, आलय शब्द है। हिम शब्द है और जमा में आलय शब्द है। तो पहले तो पहचाने ये कौन सी संधि है, फिर इसका जो संयुक्त रूप बनेगा, संधि होकर के रूप बनेगा, वो क्या रूप बनेगा, ठीक है। तो प्लस से जस्ट पहले आप देखते हैं म है व्यंजन, और म व्यंजन में कौन सा स्वर है, अ स्वर है, और प्लस के बाद भी कौन सा स्वर है, आ स्वर है। तो अ हिम में है, हिम के म में, और इधर क्या है, शुरुआत में अ है। तो अ और आ क्या है, सेम जाति के हैं, सजातीय हैं। और जब स्वर सजातीय होते हैं तो अपना अपना स्थान क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ के स्थान अपनी जगह अपना एक दीर्घ रखवा देते हैं। तो अगर मैं म में से अ को निकाल दूं तो मेरे पास जो शब्द बचेगा वो बचेगा हलंत म। तो म में से अ गया और इधर से भी इस आ को हटना पड़ेगा, सजातीय हट जाते हैं अपने स्थान से, ठीक है। तो शेष बच क्या जाएगा, ल और य बच जाएगा मेरे पास। अब ये दोनों जो सजातीय हैं अपना अपना स्थान जब छोड़ देते हैं तो अपनी जगह अपनी ही जाति का क्या कर देते हैं, दीर्घ स्वर रख देते हैं। तो इन दो के हटने पर जो यहाँ दीर्घ स्वर आएगा वो आएगा भाई आ, ठीक है। अब इस सारे को हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। जब इस आधे व्यंजन में ये स्वर आ जुड़ जाएगा तो बन क्या जाएगा, शब्द हमारे पास हिमा, और इधर से शब्द क्या आ जाएगा, लय। तो कंप्लीट शब्द हमारे पास क्या बन गया, हिमालय। ऐसे हमारी संधियां बनती है। देखिए ये थोड़ी डिटेल रहेगी, डिटेल में समझाने का एक रीजन रहता है, कई बार हमारे पास एग्जाम में संधियों के जब ऑप्शन आते हैं ना तो हम पहचान नहीं पाते कि संधि हमारी दीर्घ का है ये एग्जाम्पल या यण का है। यण में और दीर्घ में काफी कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप जस्ट जैसे बुक्स में आपने देखा ही होगा कि हिम जमा में आलय बराबर कर दिया हिमालय, अगर मैं चाहूं तो ऐसे समझा सकती हूँ, लेकिन उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। फिर वही परेशानी आएगी, ऑप्शन को देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, संधि यण है या दीर्घ है। ये अलग अलग करके इसको इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो एग्जाम में, ठीक है। तो देखो अब दीर्घ संधि हम लोग कर रहे हैं। दीर्घ संधि की पहचान सभी संधियों की बताऊंगी आपको कि डायरेक्ट देख के पहचानते कैसे हैं संधि चल कौन सी रही है, ठीक है। अब ये दीर्घ संधि का है, संधि कहीं ना कहीं आपको पता है बीच में ही जोड़ती है शब्दों को, पूर्व पद और उत्तर पद जुड़ने के बाद बीच में ही तो संधि हुई होगी, ठीक है। अब इस संधि में हम देख रहे हैं हमारे पास आ है दीर्घ, और मैंने अभी बताया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री हमेशा कहाँ रहने वाले होंगे, दीर्घ संधि में रहने वाले होंगे। तो आपको देख के ही पहचान हो जाती है कि भाई हिमालय में म में आ है
तो कौन सी संधि का एग्जाम्पल है ये? दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। अब जब इस आ को आपने देखा तो इतना ध्यान कर लेना कि बड़ा स्वर तब आता है जब पूर्व पद का अंत और उत्तर पद की शुरुआत दोनों में सजातीय स्वर रहा हो। इसका मतलब ये जो आ है ये तब बना होगा जब प्लस से पहले या तो अ या तो आ आया होगा और प्लस के बाद भी छोटा या बड़ा अ आया होगा। अन्य उदाहरण करते हैं, इसको समझते हैं। आगे एग्जाम्पल हैं, देखिए अब आगे उदाहरण करेंगे। हमारे पास एक उदाहरण है भानु प्लस में उदय शब्द का। भानु शब्द में उदय शब्द, ठीक है, भानु प्लस उदय। अब आप देखो कि प्लस से पहले हमारे पास स्वर क्या है? उ, ह्रस्व, और प्लस के बाद भी स्वर क्या है? उ। और मैंने कहा जब सजातीय स्वर एक दूसरे के आसपास आते हैं तो वो दोनों अपना स्थान छोड़ देते हैं और अपनी जगह किसको रखवा देते हैं? अपने ही दीर्घ को रखवा देते हैं। तो जब ये उ और ये उ हट जाएगा, इन दोनों के हटने पर एक दीर्घ उ हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा हमारे पास? शब्द बन जाएगा फिर भानुदय। भानुदय, चाहे उल्टा पूछ ले आपसे कि भानुदय का विच्छेद क्या रहने वाला होगा, तो भानु जमा में उदय रहेगा, ठीक है। और उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण है हमारे पास ई संबंधित, वो है कविंद्र। कविंद्र शब्द है। अब कविंद्र शब्द में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बीच में क्या है? बड़ा ई है, बड़ा ई है, और आ, ई, उ, री बड़े वाला ये कहाँ आते हैं? दीर्घ संधि में आते हैं। तो फिर देख के ही पहचान हो पा रही है इसकी कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। लेकिन हमें पता है ये बड़ा ई कब आया होगा? जब दो सजातीय ई हटे होंगे। तो इसका विच्छेद हमारे पास क्या बनने वाला होगा? कवि प्लस में इंद्र शब्द बनेगा, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, वो बता देती हूं आपको यहां पर मैं। एक एग्जाम्पल है पितृण। त के पैरों में ये दीर्घ री है, पितृण। और आपको देख के ही पहचान हो पा रही होगी कि त के पैरों में दीर्घ री है, इसका मतलब जो एग्जाम्पल है वो दीर्घ संधि का है, ठीक है। दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है ये, री दो री के स्थान पर हुई होगी, तो इसका जो विच्छेद बनने वाला होगा वो बनेगा पितृ प्लस में ऋण। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने आ, ई, उ और री के आपको दिए हैं। एक बार इनको आप देखें, फिर आगे बढ़ते हैं अगली संधि। आगे चलते हैं भाई, ये संधि आप समझ गए होंगे। आगे यण संधि पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगली संधि है हमारे पास यण संधि। देखिए, जैसे हमने दीर्घ संधि के नियम को समझा कि प्लस से पहले पूर्व पद में जो स्वर हो उसी के जाति का स्वर यदि उत्तर पद में हमें मिल जाए तो दोनों स्वरों की जगह पर अपनी जाति का एक दीर्घ स्वर हो जाता है। ऐसे ही यण संधि का भी एक नियम है। यण संधि क्या कहती है कि पूर्व पद के अंत में यहां पर क्या हो? अगर यहां पर ई हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, या यहां पर ऊ हो, छोटा या फिर बड़ा, या यहां पर री हो, या यहां पर क्या हो हमारे पास? लरी हो। ये चार स्वर यदि पूर्व पद के अंत में रहें और उत्तर पद की शुरुआत में यहां पर क्या हो? विजातीय स्वर हो, विजातीय, कोई भी विजातीय स्वर हो, तो क्या होगा? ये जो ई है जो प्लस से जस्ट पहले है, ये अपने स्थान से हटेगा और अपनी जगह पर क्या रखेगा? य, हलंत य हो जाएगा इस ई को। ये जो ऊ है भाई, ऊ हो प्लस से पहले अंत में पूर्व पद के,
और विजातीय स्वर इसको सामने से नजर आए। विजातीय स्वर के बारे में बताऊंगी अभी क्या होता है, जस्ट पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ऊ अपने स्थान से हट जाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, और उसके स्थान पर क्या हो जाता है, हलंत व हो जाता है। ऐसे ही जो री है, री भी अपना स्थान छोड़ेगा और री की जगह पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, हलंत। और जो लरी है, लरी की जगह पर क्या हो जाएगा हमारे पास, हलंत ल हो जाएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ इस विजातीय स्वर की। देखिए, स्वर नहीं कहा, नियम में स्वर नहीं कहा, नियम में कहा है विजातीय स्वर। विजातीय का क्या मतलब, ये मतलब होता है विजातीय का अलग जाति का। कैसे, अगर प्लस से पहले ई है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जो मैंने नियम समझाया है ना यण का, प्लस से पहले अगर ई है हमारे पास, लेकिन ई के सामने उसे क्या चाहिए, विजातीय स्वर चाहिए, सजातीय नहीं चाहिए। सजातीय का क्या अर्थ हो जाएगा, इस ई के जैसा ही ई। अगर इस ई को अपने ही जैसा ई दिख जाएगा तो ये तो दीर्घ संधि नहीं हो जाएगी। फिर सेम जाति वाले जो स्वर होते हैं वो एक दूसरे को हटा करके अपनी जाति का दीर्घ रखवा देते हैं। इसीलिए नियम ने क्या कहा कि ई ऊ री लरी प्लस से पहले हो और प्लस के जस्ट बाद इनको इनकी जाति का स्वर ना दिखे, अन्य कोई भी स्वर हो तो ये नियम क्या हो जाता है, लागू हो जाता है कि ई की जगह यह हो जाएगा हलंत, ऊ की जगह व हो जाएगा हलंत वाला, री की जगह हलंत र हो जाता है और लरी की जगह हलंत ल हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, उदाहरण कर लेते हैं। अब इसके उदाहरण से थोड़ा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे आप। देखिए, एक उदाहरण होता है इसका, शब्द है अति प्लस में आचार, ठीक है। दूसरा नी प्लस में ऊन शब्द, ठीक है। अधि अधि प्लस में अक्ष शब्द है। पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि यण संधि का नियम कहता है कि प्लस से पहले ई ऊ री लरी में से कोई हो, तो प्लस से पहले त में क्या है, ई है, और प्लस के बाद इस ई को अपनी जाति का ई तो नहीं दिखा, आ ई की जाति का नहीं है, विजातीय स्वर है, तो ई को क्या करना है, अब ई अपना स्थान छोड़ करके अपनी जगह हलंत वाला य लेके आएगी। तो अगर ये ई इस त का साथ छोड़ दे तो त कैसा रह जाएगा, ये हलंत रह जाएगा। भाई आधा रह जाता है व्यंजन बिना स्वर के, बिना स्वर के व्यंजन आधा हो जाता है, हलंत आ जाता है उसमें, ठीक है। तो ई ने तो ये स्थान छोड़ दिया, अब ई ने अपनी जगह किसको रखवाना है, हलंत य को रखवाना है, रखवा दिया। इधर आचार शब्द के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है क्योंकि नियम ने कुछ कहा ही नहीं छेड़ने के लिए, ठीक है। आचार शब्द ऐसा का ऐसा ही यहां रख देंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास जो ये विच्छेद किया हुआ शब्द बना है, अब इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है बस हमने। तो अ के बाद त आधा का आधा रहेगा क्योंकि त के बाद कोई स्वर नहीं है हमारे पास, य आधा व्यंजन है, उसके बाद आ स्वर है, आधे व्यंजन के तुरंत बाद जो स्वर होता है वो जोड़ देता है, ठीक है, व्यंजन को अपने में ही जोड़ लेता है, अत्या, और शब्द पूरा का पूरा क्या तैयार हो गया हमारे पास, अत्याचार। इस तरह से ये शब्द बना। पहचान भी बताऊंगी, इसकी एक ट्रिक होती है, मैंने पहले शॉर्ट्स में भी बताया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, नहीं देखा है कोई बात नहीं, अभी मैं दोबारा बताऊंगी, पहले एक बार इनको डिटेल में करा देती हूँ। अब नी प्लस में ऊन शब्द है, न में भी क्या है, ई है। अब इस ई को अपने सामने से क्या दिखा, ऊ दिखा, ई और ऊ सेम जाति के तो नहीं है, विजातीय हैं, तो अब ये ई क्या करेगा, हट जाएगा। जब ये ई इस न में से हट जाएगा तो न कैसा रह जाएगा, न रह जाएगा भाई हलंत, ई तो हट गया। अब ई के स्थान पर क्या करें, हलंत य कर देते, ठीक है। हलंत य हमने क्या कर दिया, ई के स्थान पर कर दिया, और उधर से शब्द क्या जोड़ दिया,
ऊन शब्द एज इट इज नीचे रख दिया, वैसा का वैसे ही रख दिया, ठीक है। अब पूरा शब्द क्या तैयार हो गया, न के बाद तो कोई हमारे पास स्वर नहीं है, तो न तो आधा ही रहा। य के बाद स्वर है बड़े वाला ऊ, तो य में जब बड़े वाला ऊ जुड़ गया तो यू बन गया, इधर से शब्द आ गया न, तो पूरा शब्द क्या तैयार हो गया हमारे पास, नयून शब्द तैयार हो गया। ऐसे ही अगला उदाहरण है अधि प्लस में अक्ष, ध में क्या है ई, जब ये ध में ई है और प्लस के बाद स्वर है अ, ई और अ अलग अलग जाति के हैं, विजातीय हैं, तो यण संधि का नियम यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो ध कैसा रह जाएगा, जब ई हट जाएगा तो ध हमारे पास हलंत रह जाएगा। ई हटने के बाद ई के स्थान पर जो होगा वो होगा हमारे पास हलंत य, सामने से जो उत्तर पद है वो ऐसा का ऐसा ही नीचे उतरेगा और शब्द है हमारे पास अक्ष। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। अ, ध के बाद तो कोई स्वर नहीं है, तो ध तो कैसा रहेगा, आधा अध। य के बाद स्वर है अ, तो य कंप्लीट यानी कि पूरा हो जाएगा, और पीछे से शब्द क्या आ जाएगा, क्ष, तो ये शब्द क्या बन गया, अध्यक्ष बन गया। कुछ और भी उदाहरण कर लेते हैं इसके, इनको थोड़ा सा समझें। अन्य उदाहरण कर लेते हैं भाई, शब्द है मात्राज्ञा, अगला शब्द है अन्वेषण। इन दोनों को समझते हैं, ठीक है। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है भाई मात्री प्लस में आज्ञा शब्द। अब प्लस से पहले री है और री को सामने से क्या दिखा, आ। री और आ अलग अलग जाति के हैं, विजातीय हैं, तो यण संधि का नियम यहां लगेगा। अब ये जो री है अपनी जगह पर क्या करती है, हलंत र करती है, लेकिन जब त में से री हटा देंगे तो त कैसा रह जाएगा, त रह जाएगा आधा। ये री यहां से हट चुकी है, री की जगह अब क्या हो जाने वाला है, हलंत र। उत्तर पद ऐसा का ऐसे ही नीचे आ जाएगा हमारे पास। उत्तर पद में क्या लिखा हुआ है, आज्ञा शब्द। अब इन सब को जोड़ देना है तो क्या बनेगा, देखो ये जो त्र होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। त्र में त आधा होता है, प्लस में र पूरा होता है। र एक व्यंजन है जो अ के कारण पूरा है। ये जा करके तीनों चीजें हमारे पास त्र को बनाती हैं। ये जो ऊपर है ना, ये त है आधा, और ये जो नीचे है ये र है पूरा। तो इसीलिए आधा त और र में आ, अगर मुझे इनको जोड़ना पड़े तो आधे त के लिए मुझे त तो ऐसे बनाना पड़ेगा, र कंप्लीट है, पूरा है, आ के साथ है, इसीलिए उसको ऐसे बनाया मैंने, मात्रा, और इधर से शब्द आ गया ज्ञा। तो ये पूरा शब्द मात्राज्ञा हमारे पास तैयार हो गया। अभी मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप देखते ही पहचान लेंगे कि संधि यण चल रही है। अगला शब्द देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूं यहां से। अन्वेषण, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा भाई, ये बनेगा अनु प्लस में एषण शब्द। अनु प्लस में एषण, अन्वेषण बनेगा। अब प्लस से पहले ई उ रील री में से ऊ मिला आपको, ठीक है, और प्लस के बाद क्या मिला, ए मिला। ऊ और ए विजातीय स्वर हैं, अलग जाति के हैं, यण संधि का नियम लागू हो जाएगा। अनु में न में से ऊ अपना स्थान छोड़ देगा जब, तो न कैसा रह जाएगा, न रह जाएगा हलंत। ऊ जब स्थान छोड़ेगा तो ऊ की जगह नियम ने क्या कहा था, व रखा जाएगा, वो भी कैसा भाई, हलंत व, ठीक है। एषण उत्तर पद का है, वो तो ऐसा का ऐसे ही नीचे आ जाएगा, एषण शब्द। अब इन सब को क्या करना है, जोड़ देना है। अ न व्यंजन के बाद कोई स्वर नहीं है, तो न तो रह गया आधा ही, व व्यंजन है, आधा व्यंजन है, उसके बाद ए स्वर है, तो ये क्या बन जाएगा, वे बन जाएगा। आगे शब्द है श और अणा, तो
तो शब्द पूरा तैयार हो गया, अन्वेषण। तो इन चीजों को थोड़ा देखो, फिर अगली संधि पे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, देख लिया होगा आपने। तो अब क्या करते हैं, एक ट्रिक सीखते हैं पहचानने की। जैसे दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया कि शब्द के बीचों बीच कहीं भी आपको दीर्घ आ मिले, दीर्घ ई मिले, दीर्घ ऊ मिले या फिर दीर्घ री मिले, तो वो संधि हमारी दीर्घ संधि होती। ऐसे ही एक पहचान कर लेते हैं यण संधि की, ठीक है। इसको मैं मिटा रही हूं अभी। यण संधि की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। देखो, किसी भी आधे व्यंजन के बाद, मैं लिख देती हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना। किसी भी आधे व्यंजन के बाद, किसी भी आधे व्यंजन के बाद य, र, ल, व मिले तो वह यण संधि होगी। क्या लिखा है मैंने लिखा किसी भी आधे व्यंजन के बाद यदि य, र, ल, व मिले तो वो संधि यण संधि होगी। जो भी अभी हमने एग्जाम्पल किए, वो सारे एग्जाम्पल अगर मैं दोहराऊं दोबारा, देखिए, एक एग्जाम्पल हमने किया था अन्वेषण, अभी अन वे श अण, अन्वेषण। अब आपको यण संधि की पहचान जो मैंने बताई, अब उसको अप्लाई करके देखते हैं यहाँ कि वो यण संधि की पहचान सही है या नहीं है। मैंने कहा कोई भी व्यंजन आधा दिखे आपको, जैसे अन्वेषण में आधा व्यंजन आपको न दिख रहा है, ठीक है। आधे व्यंजन के एकदम बाद अगर आपको इन 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण मिल जाए तो वो 101% हमारी यण संधि रहेगी। जैसे न आधा है और आधे व्यंजन के एकदम बाद हमें क्या मिल गया, व मिल गया। य, र, व, ल में से कोई भी मिल जाए तो संधि कौन सी हो जाती है हमारी, यण संधि हो जाती है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका, फिर टॉपिक यहीं समाप्त करके नेक्स्ट क्लास में फिर अगले टॉपिक के लिए बढ़ेंगे हम, जो संधि मतलब हमारी बची हुई है। एक आपको उदाहरण और दे देती हूं इसका। जैसे शब्द है अन्वय, शब्द है अन्वय, अन्वय शब्द है, इसी में आ जाता है स्वागत शब्द, स्वागत, ठीक है। अभी अभी हमने किया था न्यून शब्द, न्यून, न्यून शब्द। तो ये पहचान आप देखें, न्यून में आधा व्यंजन है न और आधे व्यंजन के एकदम बाद क्या है, य, यण संधि का है ये। आधा व्यंजन है न के एकदम बाद क्या है, व, आधे व्यंजन के बाद व मिले, यण संधि है। स्वागत में स आधा है और आधे व्यंजन के बाद क्या दिखा, व, तो यण संधि है। तो मैंने आपको स्वर संधि के 2 भाग कराए हैं, कौन कौन से भाई, दीर्घ संधि समझा दिया मैंने आपको और समझा दिया यण संधि। तो आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, बाकी जो संधियां हैं आपकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।